यस मैम, भूल गए। बच्चों क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, 4 बजे का टाइम है, अभी तक आ रहे हो आप लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना, कुछ बच्चे यहाँ पे नए भी हैं जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फोर्थ या फिफ्थ टाइम पढ़ रहे होंगे चैप्टर, बिकॉज मैंने एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ा ही रखा है चैप्टर आप लोगों को, जो मेरे बैच में। फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? सबसे पहले मेरे को चाहिएगा CO2 प्लस देन सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट चाहिए मेरे को, एंड क्लोरोफिल चाहिएगा, और मेरे पास क्या बन गया आता है? ग्लूकोज मिलता है, और साथ में O2 और H2O। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों कि CO2 मेरे प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है। रूस टोमेटो एब्जॉर्ब करता है। वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन। PAR क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हम लोगों ने इकोसिस्टम में, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, टोटल जो सन से लाइट आती है उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही PAR होता है, नहीं होता है? सन से जितनी लाइट आ रही है, उस सन से आने वाली लाइट की सिर्फ 50% ही लाइट ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर रेडिएशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और प्लांट्स इस PR का कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं? 2 to 10%। 2%। 2 से 10% ही हमारे प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर के डिटेल में जा रही हूँ, मतलब 2-3 चैप्टर्स को हम रिलेट करा रहे हैं ताकि आपके रिवाइज हो जाए। ऐसे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग। सिंगल मैम्ब्रेन होता है, डबल मैम्ब्रेनस होता है? डबल डबल मैम्ब्रेनस होता है। इसके अंदर ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्रेना, यस। होता है। तो और ये यहाँ पे जो बाहर वाला पूरा स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? और ये पूरी एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका? बोलते हैं, ठीक है? और इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। अगर मैं आपका थाइलाकोइड भी डिटेल में बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो थाइलाकोइड भी ऐसे डबल मैम्ब्रेनस होता है। थाइलाकोइड के अंदर वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ध्यान से सुनना, 2 ग्रेनाज आपस में अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लैमेला के अटैच होता है। नेक्स्ट चीज, स्ट्रोमा के अंदर कैसी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। क्या डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन रात में होगी? नो। क्या मतलब है इसका डार्क रिएक्शन का? क्या बोल रहे हो? सनलाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट नहीं होती। और ATP और NADP यूज करता है। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर तो डिपेंड करता है। यस मैम। लाइट रिएक्शन, देखो ध्यान से सुनना, ग्रेना क्या है? मेरी एक लाइट रिएक्शन है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगी, तो ग्रेना के अंदर
जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा मेरा? डार्क डार्क रिएक्शन यूज करने वाला है। तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइन याद रहेगी या लिखवाऊं आप लोगों को? याद रहेगी मैम। याद रहेगी ना? इतनी चीजें हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस से। अब हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर हमें ये बताएगा, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ना, ये मेरे को कहाँ से मिली? किसने मेरे को ये बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ही जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ही बनता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अलग अलग साइंटिस्ट आए होंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे और उन्होंने फिर हमें ये बताया होगा कि भाई हाँ हमको CO2 चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऐसे ही हमारा ग्लूकोज बनता है। हुआ होगा नहीं हुआ होगा ये सब? तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे चैप्टर की, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, उस साइंटिस्ट ने मेरे को क्या करके दिखाया, CO2 को बताया, H2O को बताया या फिर क्या बताया वो याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर लाइट रिएक्शन क्या होती है, फिर इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन क्या होती है, फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम एग्जैक्टली एनर्जी कैसे बनाएंगे, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करें अब चैप्टर स्टार्ट। अब एनसीईआरटी ओपन कर लो अपनी अपनी, और जो जो चीजें मैं हाईलाइट करा रही हूँ उसको हाईलाइट करते चलना। पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस एक फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजंस। वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से मैं बोलूंगी कि भाई फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक अल्टीमेट सोर्स है फूड का अर्थ पे। अब सोचो, अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स फूड नहीं बना रहे होते तो क्या अर्थ पे फूड अवेलेबल होता आज के टाइम में? नो मैम। नहीं होता। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है? हमारा एक प्राइमरी सोर्स है फूड का। सेकंड रीजन, ये तो फर्स्ट रीजन होगा, सेकंड रीजन क्या हुआ? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो मेरे अर्थ पे ऑक्सीजन कहाँ से आती? फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों ने इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स में पढ़ा था अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। Yes, ma'am, 20%. Yes, ma'am. कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? 20%. 20% कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं हमारा। ठीक है, याद रहेगी सारी चीजें। जी देखो, अब नेक्स्ट चीज पूछी जाती है हमारी, KOH सॉल्यूशन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये KOH का काम क्या होता है? एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया कि अपने लीफ का एक पार्ट को एक टेस्ट ट्यूब में डिप कर दिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर था KOH, और लीफ के हाफ पार्ट को एयर के अंदर रखा। अब के लीफ, हमें पता है कि भाई जो लीफ क्या करती है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करती है नहीं करती है? तो लीफ सारा का सारा CO2 को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी या नहीं कर लेगी? तो उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, लेकिन KOH नहीं कर पाएगा वहां पे CO2 को फिर एब्जॉर्ब। ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि KOH क्या काम करता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है सारी। अब मेरी लीफ को CO2 अगर नहीं मिल रहा होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? पहली चीज याद रखिए, KOH के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे। अब यहाँ पे हाईलाइट करो, फिर जब भी नेक्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना। पहले साइंटिस्ट है जोसेफ प्रेस्ले। हाँ जी मैम, क्या कहते हैं, लीफ भी CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, KOH भी। लीफ भी CO2 को एब्जॉर्ब करता है और KOH भी एब्जॉर्ब करता है। अगर मैंने लीफ को KOH के सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो सारी की सारी CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? KOH एब्जॉर्ब कर लेगा ना। मेरी लीफ को CO2 नहीं मिल पाएगी, और लीफ को अगर CO2 नहीं मिल पाएगी तो मेरा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा।
ओके मैम। क्लियर है? जितने भी बच्चे अभी क्लास में है, एक एक स्टूडेंट को ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए क्वेश्चंस में। ओके मैम। सबसे पहला तो याद करना साथ साथ, जोसेफ प्रिस्ले, P4 पहला, P4 प्रिस्ले साइंटिस्ट। जोसेफ प्रिस्ले साइंटिस्ट ने 1770 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट में मेरे को ये बताया कि भाई अगर मैं किसी प्लांट को चाहती हूँ कि भाई मेरा प्लांट एकदम फ्रेश रहे, तो उसके पास एयर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हो, प्रिस्ले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा सिग्निफिकेंटली किया और हमें ऑक्सीजन को डिस्कवर करके दिया कि भाई जितनी भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है वो प्लांट से आ रही है। मतलब जो मेरे आसपास एयर है, उस एयर के अंदर, उस एयर को बनाने में किसका रोल है सबसे ज्यादा? प्लांट्स का। और अगर एयर ही नहीं होगी तो मेरे प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल याद रखना है, जोसेफ प्रिस्ले। हम इक्वेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? किसके अंदर होता है? एयर के अंदर होता है। मतलब सबसे पहले मेरे को प्रिस्ले साइंटिस्ट ने ये बताया कि एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, एक बेल जार लिया, एक प्लांट रख दिया उन्होंने, उसके साथ एक कैंडल रख दिया और एक माइस रख दिया। अब सोचो इसके अंदर क्या होगा। पहली क्वेश्चन ये आता है, जोसेफ प्रिस्ले ने कौन सा प्लांट यूज किया था? मिंट। इन्होंने यूज किया था। अब एक सपोज आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, कैंडल रखना और कैंडल को बर्न कर देना और ऊपर से ऐसे ग्लास रख देना, कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी? नहीं हो जाएगी एकदम? हाँ, बिकॉज कैंडल को भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। नहीं पाएगा अब उसे। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मिंट प्लांट रख दिया और मैंने एक बर्निंग कैंडल रख दिया और माइस रख दिया। अब ये तीनों के तीनों मिलके एक दूसरे को सरवाइव करने में हेल्प कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे? ध्यान से सुनना। प्लांट है, प्लांट अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मेरा माइस यूज करके जिंदा रहेगा। यस मैम। ऑक्सीजन का यूज करके मेरी कैंडल भी बर्न नहीं रहेगी, है ना? कैंडल जब बर्न होगी वो तो होगी। अब जो मेरा माइस है, माइस ऑक्सीजन लेगा, CO2 रिलीज करेगा, वही CO2 मिल जाएगा मेरे मतलब जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इनको देखा कि भाई तीनों के तीनों एकदम मजे से रह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब माइस की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही होगी? कैंडल से तो मिलने से रही ऑक्सीजन, प्लांट से मिल रही होगी, है ना? माइस अपने अंदर से CO2 रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी CO2 को कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्योंकि कंटेनर के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन चेक किया था, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी वहां पे। तो इसका मतलब उनकी CO2 को एब्जॉर्ब करा होगा मिंट प्लांट ने। ऐसे ही उन्होंने ये रोल ऑफ एयर बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ, जो मैंने आपको बताया ना कि माइस को सफोकेशन हो जाना चाहिए था क्लोज प्लेस में, बट उसको ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ नॉर्मली याद रखना रोल ऑफ एयर किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्ले साइंटिस्ट ने हमारा बताया था। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जेन इंजनहाउस। जेन इंजनहाउस साइंटिस्ट ने बताया कि भाई हमारी सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air followed by burning candle। कि भाई जो सन से लाइट आ रही है, अभी जो बर्निंग कैंडल थी ना, उस कैंडल से जो लाइट आ रही थी, उसी लाइट को यूज करके मेरे प्लांट्स क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस। ठीक है, तो इन्होंने यहीं से सनलाइट का भी रोल बता दिया कि सनलाइट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंजनहाउस इज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट। मतलब इन्होंने इंजनहाउस साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्रिस्ले वाला साइंटिस्ट था ना, उसी से सनलाइट का रोल बता दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था एक्वेटिक प्लांट के साथ। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किसी को पता है? इन्होंने ये बोला कि एक प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट, सन की प्रेजेंस में, तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। अब वो बबल्स किसकी वजह से आ रहे होंगे? ऑक्सीजन की वजह से। भाई सनलाइट की प्रेजेंस में वहां पे फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से बबल्स है। लेकिन उन्होंने देखा डार्क के टाइम में, मतलब रात के टाइम में कोई बबल्स नहीं थे।
तो सिंपली हमें पता चलता है ना कि बबल सिर्फ और सिर्फ सन के प्रेजेंस में आता है, कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा होगा यहाँ पे जो सनलाइट के प्रेजेंस में है। यस मैम। ये चीज तो क्लियर है कि रोल ऑफ एयर किसने बताया, जोसेफ प्रिस्ले ने बताया, फिर इंजन साइंटिस्ट ने मेरे को रोल ऑफ सनलाइट बता दिया। दोनों चीजें क्लियर। जहाँ पे आप लोगों ने बैक पेज पे था ना, जहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन लिखा था ना, इसी इक्वेशन के ऊपर साइंटिस्ट के नेम भी नोट डाउन कर लो। CO2 ये किसने बताया मेरा, जोसेफ साइंटिस्ट ने बताया। सनलाइट किसने बताया, ऐसे आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। क्लियर। यस मैम। चलो ये क्लियर है हमारा बबल्स वाला, उन्होंने बता दिया कि बबल्स कहाँ से आ रहे होंगे। चलो मैम हाँ जी, मैम इसमें तो प्रिस्ले ने तो ऑक्सीजन के बारे में बताया था ना। ऑक्सीजन के बारे में भी बताया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया ना कि जो बबल्स आ रहे हैं ना, बबल्स ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन ये बबल्स सिर्फ और सिर्फ सन की प्रेजेंस में आ रहे हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आ रहे हैं। तो मैम इसमें जैसे भी आपने CO2 पे हमें प्रिस्ले लिखवाया था, मैम ऑक्सीजन पे भी लिखेंगे फिर हम इसमें। जैन इंजन हाउस के ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन। नहीं नहीं नहीं, CO2 वाले पे हम जोसेफ प्रिस्ले का नाम लिखेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने रोल ऑफ एयर बताया था कि एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला था कि CO2 का है O2 को, उन्होंने बोला भाई एयर चाहिए ही चाहिए। मैम उन्होंने O2 का ये बताया था उन्होंने। मैम एनसीईआरटी की में लाइन है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 बाय प्रिस्ले। हाँ बट अभी हमने देखा ना इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, देखो ये आइडेंटिफाई ऑक्सीजन, hence he showed that it is only the green parts of the plant that could release oxygen। इन्होंने ये बोला था। रोल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखो ये वाली लाइन लिखी हुई है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। लेकिन इससे ऊपर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है ना, रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। मैम डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर ये पूछते हैं कि ऑक्सीजन डिस्कवर किसने किया तो हम प्रिस्ले लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछे ऑक्सीजन का रोल क्या है, दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन बबल्स वाला, हाँ तो आप ये लिखना, अगर डिस्कवर्ड पूछे तो प्रिस्ले हम इसका आंसर देंगे, या और अगर ये पूछे कि हमारे इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट में जो बबल्स थे वो बबल्स कौन सी गैस की वजह से थे, तो हम ऑक्सीजन लिखेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार हम इससे CO2 के ऊपर मैम CO2 के ऊपर प्रिस्ले लिखा है लास्ट स्लाइड में। कहाँ पे, इक्वेशन वाली स्लाइड पे मैम, इक्वेशन अच्छा वाली हाँ स्लाइड। इक्वेशन वाली स्लाइड पे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इन्होंने रोल ऑफ एयर बताया था। तो मैम Roll of एयर के air- रोल के हिसाब से तो ऑक्सीजन के एयर लिए के फिर अंदर प्रिस्ले एयर के अंदर तो CO2 भी आता है O2 भी आता है, तो हम O2 के ऊपर भी प्रिस्ले का नाम लिख लेते हैं। लेकिन फिर जेन इंजन हाउस ने जो बबल्स बताए थे ना, उसमें भी हमें ये लिखना पड़ेगा कि बबल्स जो थे वो ऑक्सीजन के थे, ये चीज हमें इंजन हाउस ने बताया था। डिस्कवर किया मतलब एयर को डिस्कवर किसने किया था, वो हमारे प्रिस्ले ने किया था, और जो बबल्स आ रहे थे वो बबल्स एग्जैक्टली ऑक्सीजन थे, वो इंजन हाउस ने बताया था। मैम हो गया क्लियर। एयर का रोल है वो प्रिस्ले ने बताया, एंड उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ये भी प्रिस्ले ने बता दिया था। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट किया बबल्स वाला, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोला कि जो हमारे प्रिस्ले ने बोला था कि भाई ऑक्सीजन है, वो ये बबल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, और वो ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली ये भी लिखा हुआ है ना कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये वाला देखो। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बबल्स हो सकते हैं, जिस ऑक्सीजन को हमारे प्रिस्ले ने हमें बता दिया था। क्लियर है? इसके साथ में इनका एक हाइपोथेसिस भी है। देखो जब आप पूरा लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, इन्होंने ये भी बोला था कि जो प्लांट्स है प्रिस्ले ने, वो एयर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। रिस्टोर का मतलब है कि CO2 जो है हमारे पास, वो प्लांट्स लेते हैं
कहाँ से? एनिमल्स से, और एनिमल्स को रिटर्न में क्या देते हैं? O2 देते हैं। तो इसका मतलब ये एयर को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने बताया था कि फॉल एयर को वापस से प्योरीफाई करने का काम हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है या फिर हमारे प्लांट्स करते हैं। ये भी सब मतलब जितना भी एयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे वो सब प्रिस्ले के ऊपर हम जाएंगे। बबल्स वाला पूछा जाएगा तो हम जेन इंजन हाउस पे जाएंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके मैम। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वेशन, वापस से लिख लो एक बार। CO2 प्लस H2O C6H12O6। C6H12O6 का नाम क्या होता है? प्लांट्स की बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है? बनता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। ये कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया था? जूलियस वॉन सेक्स। तो S4 स्टार्ट और S4 सेट 1954। याद है, सेक्स साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं 1854। ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। 1854। एंड ग्लूकोज स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? आपका स्टार्च की फॉर्म में। His later study showed that green substance in plants is chlorophyll, जो कि लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडीज के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लोरोप्लास्ट। He found that green parts in plant is where glucose is made। मतलब मेरे प्लांट्स के सिर्फ जो ग्रीन पार्ट्स होंगे उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा और सिर्फ उन्हीं के अंदर ग्लूकोज बनेगा और वो स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट पता है सबको? यस मैम। अगर मैं आयोडीन टेस्ट करती हूँ और मेरी लीफ के अंदर स्टार्च है तो कलर कैसा दिखाई देता है मेरे को? ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सेम हम उसके लिए करते हैं ना, राइस के लिए, राइस और पोटैटो के लिए, बिकॉज उसके अंदर भी स्टार्च होता है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारे TW एंगलमैन साइंटिस्ट के थ्रू। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया? देखो, एंगलमैन से याद रखना कि इन्होंने कुछ ना कुछ लाइट ली थी जो कि एक एंगल पे आपका डाइवर्ट हो रही थी या बेंड हो रही थी। एंगलमैन कुछ ना कुछ लाइट ली थी और वो लाइट किसी एंगल पे बेंड हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया था? एक प्रिज्म लिया, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू लाइट आई और लाइट को इन्होंने स्प्लिट करा दिया। अब स्प्लिट किस फॉर्म में कराया? इन्होंने ग्रीन एल्गी लिया, और ग्रीन एल्गी भी कौन से वाला ग्रीन एल्गी लिया? एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस में ही ग्रो करेगी। अब सपोज कर रहे हैं मेरे पास ये एक स्पेक्ट्रा आ रहा है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इस स्पेक्ट्रा में मेरे को यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन एल्गीज दिख रही है ग्रो करती हुई। यहाँ पे बहुत कम है और यहाँ पे बिल्कुल कम है। तो मैं क्या बोलूंगी? A, B और C के लिए मेरा क्या कंक्लूजन होगा इस रिजल्ट्स को देख के? मतलब यहाँ पे मेरी सबसे ज्यादा एरोबिक एल्गीज ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइट है, इस वेवलेंथ की लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, नहीं? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा इसीलिए मोर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए मोर द अमाउंट ऑफ एरोबिक एल्गी। ठीक है, बी में उससे कम हो रहा है तो इसका मतलब बी में उससे फोटोसिंथेसिस कम हो रहा होगा और सी में सबसे कम हो रहा होगा। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ पे होता है, कौन सी लाइट में होता है? तो एग्जैक्टली इन्होंने ये किया। इन्होंने कुछ बैक्टीरियाज यूज किया, यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए इन्होंने बैक्टीरियाज का यूज किया। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया मेनली कौन कौन से रीजन में ग्रो करे? सिर्फ ब्लू और रेड लाइट में ही रीजन में ग्रो किए। वो क्यों? क्योंकि उसी लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलता है।
सबसे अगर मैं लीस्ट फोटोसिंथेसिस पूछूं तो किस में होता है? ग्रीन ग्रीन के अंदर होता है। ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लू और रेड में सबसे मैक्सिमम होता है। क्लियर? चलो, तो ये भी हमें एक्सपेरिमेंट याद हो गया। अब तक कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमने याद किया? सबसे पहले प्रिस्ले, सेकंड फर्स्ट सेट, फिर स्टार्च के बारे में बताया, फोर्थ एंगलमैन। अपने इन सारे साइंटिस्ट के नाम साइड में लिखते रहना, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट के नाम हम याद करते हैं। इसके अलावा और कोई, इसके अलावा मतलब प्लांट फिजियो में तो नहीं है ना ऐसे कोई चैप्टर जिसमें हम साइंटिस्ट के नेम याद करते हैं? नो मैम। या फिर 12th में है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं। कुछ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी आते हैं, इवोल्यूशन में भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं। लेकिन 11th यही चैप्टर है। कौन सा? प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर जो था वो ग्रोथ वाला। प्लांट हार्मोन में भी है, लेकिन उसमें एक या दो ही है बस। यस मैम। सबसे ज्यादा इसके अंदर है, तो इनको साइड में लिखते रहना, इसीलिए साथ साथ लर्न करा रही हूँ आप लोगों को। चलो, इतना हो गया। फिर हमारा जी मैम, रेड और ब्लू में दोनों में सबसे ज्यादा किसमें होता है? दोनों में इक्वली था। बाय मिडिल ऑफ द 19th century द की, हाँ जी मैम, इसमें इन्होंने जो ये डीवी एंगलमैन है, इन्होंने एक तरीके से किस चीज की इम्पोर्टेंस बताई है? इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि भाई जो लाइट आती है ना, अगर उस लाइट को प्रिज्म से पास कराओ तो वो विबग्योर में डिवाइड हो जाती है, नहीं हो जाती है? यस। तो उसमें से उसकी कौन सी रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? ओके मैम, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ये हुआ ब्लू की। बेटा अगर हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे ना जूबिया, तो फोटोसिंथेसिस दोनों में होता है। ब्लू की एनर्जी ज्यादा होती है, रेड की एनर्जी कम होती है। एनर्जी की अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो एनर्जी ब्लू की ज्यादा होती है, रेड की कम। फोटोसिंथेसिस दोनों में मैक्स होता है। तो photosynthesis or non, namely the plant could use light energy to make carbohydrate, CO2, water, the empirical equation। ये इक्वेशन तो सबको याद ही रहती है, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है। फिर आता है मेरे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट, कॉर्नेलियस वेन नील साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या बताया था? जिन्होंने ये बताया, देखो बैक्टीरिया के नाम पहले याद रखना है। ऊपर क्या यूज किया था हमने? क्लेडोफोरा यूज किया था, क्लेडोफोरा। फिर नील साइंटिस्ट ने कौन से बैक्टीरिया यूज किए? नील साइंटिस्ट ने दो टाइप के बैक्टीरिया यूज किए, पर्पल और ग्रीन। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया को यूज करके इन्होंने बोला, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस क्या है? एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, जो CO2 को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गारंटेड यहां से बन के आ सकता है। पहला क्वेश्चन, जो हमारे नील साइंटिस्ट है उन्होंने कौन से बैक्टीरिया यूज किए, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को क्या बताया? लाइट डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट से मेरे को ये पता चला कि भाई CO2 को कार्बोहाइड्रेट में हम क्या करा रहे हैं? रिड्यूस करा रहे हैं। और एजेंट कौन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया। फिर इन ग्रीन प्लांट H2O कैसे बिहेव कर रहा है? हाइड्रोजन डोनर, मतलब अपने अंदर से हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करो। Some organisms do not release O2 during photosynthesis। इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है। कौन से कुछ बैक्टीरिया थे ना पहले अर्थ पे जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, जो अपने अंदर से H2S रिलीज करते थे, है ना? यस मैम। फिर धीरे धीरे उन H2S ने क्या करना यूज कर दिया? H2O यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। H2O जैसे उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब वहां से फिर हमें ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, CO2 से ऑक्सीजन निकल के आती है, वाटर वाली ऑक्सीजन आती है? वाटर से। और ये हमें कैसे पता चला था? ये हमें तब पता चला था जब मेरे बैक्टीरिया पहले H2S यूज कर रहे थे, तब मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने H2O यूज करना शुरू कर दिया तो तब मेरे पास ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है बाय द ग्रीन प्लांट्स वो कहाँ से आती है, H2O से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हाईलाइट कर लो। कहाँ ये लाइन, ये रही। O2 evolved by the green plants comes from the H2O not from the carbon dioxide। और इसको बाद में प्रूफ भी कर दिया गया था रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। कोई सोच सकता है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक कैसे की गई होगी? H2O की जो हाँ H2O की ऑक्सीजन को आइसोटोप बना दिया गया होगा, और फिर जब ऑक्सीजन बाहर निकल के आई होगी उसको चेक किया गया होगा कि भाई वो आइसोटोपिक है या नहीं है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। फिर CO2 रिप्रेजेंट दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लोरोफेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, लैमेला, ग्रेना। ये डायग्राम क्लियर है सबको बिल्कुल यहाँ तक? यस चलो, और आता है इसमें एक लाइन हाईलाइट कर लो बस, ये वाली। मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर trapping the light energy and for the synthesis of ATP and NADPH। बस ये वाली लाइन हाईलाइट कर लो कि यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना क्या कर दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है। जैसे होता है ना, हम लोग उसमें पढ़ते हैं सेल से टिश्यूज आता है, तो टिश्यूज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि भाई एक टिश्यू को मैं बोल दूंगी कि तुम्हारा काम रेस्पिरेशन का है, एक को बोल देंगे डाइजेशन का है। ऐसे ही मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया। एक पार्ट को बोला कि आप सारा का सारा क्या मेंटेन करोगे, डार्क रिएक्शन मेंटेन करोगे, एक को बोला गया आप सारी लाइट रिएक्शन मेंटेन करोगे। ऐसी जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारा मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन सिस्टम का काम है लाइट को ट्रैप करना और एटीपी का सिंथेसिस कराना। अब वो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारा कौन से वाला हो, जो थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन है ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये होगा। उसको हम पढ़ेंगे कैसे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फोटोफॉस्फोराइलेशन में। चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यहाँ से भी बच्चों को क्वेश्चन आता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ना आई गेस पहले, बट याद नहीं होगा किसी को भी। पिगमेंट्स याद रखना है। पहली चीज हाईलाइट करो, टोटल कितने टाइप के पिगमेंट्स होते हैं? 4 टाइप के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। इनके कलर याद करो। क्लोरोफिल ए ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर का हो सकता है। अच्छा, अगर मेरे को किसी चीज के अंदर से ये पता करना है कि भाई ये एक पर्टिकुलर कलर है या फिर कोई पर्टिकुलर पिगमेंट है, इसके अंदर कितने कलर होंगे, तो कौन सी टेक्निक यूज करूंगी वहां पे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि भाई हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने 4 पिगमेंट्स बताया। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल सिर्फ येलो और कैरोटीनॉइड येलो से येलो ऑरेंज कलर का हो सकता है। 4 पिगमेंट्स होंगे। क्लियर? पिगमेंट्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ पिगमेंट? पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, बट ये नहीं कि कोई भी लाइट हम उनको दे देंगे वो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही वो एब्जॉर्ब करेंगे, सभी टाइप की। मतलब अगर हम लाइट की वेवलेंथ को कम या ज्यादा करेंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होगा। क्लियर है? यस मैम। अब ये 3 ग्राफ्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों को। ग्राफ में जैसे कि आपको ये मेंशन किया हुआ है कि जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल बी है, येलो कैरोटीनॉइड, तो आप लोगों से ए बी सी करके भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। कब अब आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका, आइडेंटिफाई करने में आप देखोगे कि ये मेरे पास 400 नैनोमीटर है, ये 500 है, दिस इज 600, दिस इज 700। 400 नैनोमीटर से लेके 500 के बीच में सबसे मैक्स जो हमारा फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? और 3 क्लोरोफिल बी है ना, ग्रीन वाला तो है ना, तो बी वाला सबसे हाईएस्ट पीक दिखा रहा है। और एग्जैक्ट
400 के क्लोज में जो हाईएस्ट पीक आएगा वो किसका आएगा? क्लोरोफिल ए का। और दो पीक्स किसके आएंगे? कैरोटीनॉइड के आएंगे। ये आपको याद रखना है। बाकी इन दोनों ग्राफ्स में कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना, यहाँ पे की जो ब्लैक लाइन है मेरे को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, ब्लू लाइन मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट दिखा रहा है। ठीक है, ग्राफ से आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ सिग्निफाई क्या कर रहा है, या फिर ABC करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन यहाँ तक? मैम पेपर क्या बोल रहे हो मनोज? पेपर क्रोमेटोग्राफी का वर्क बताना एक बार। मैम आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोल दो एक बार। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लाइट के पिगमेंट्स, लाइट के अंदर कितने कितने पिगमेंट्स या फिर कोई कलर है, कलर कितने डिफरेंट टाइप के कलर से मिलके बना है, उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। ओके मैम। ठीक है, चलो अब ये ग्राफ में दिखा रहे हैं, यहाँ पे वही पूरा का पूरा लिखा हुआ है इन्होंने, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ो जरा इसको। These graph together show that the most of the photosynthesis take place in the blue and red region. इन्हीं ग्राफ में हमें वो बताया हुआ है इन्होंने, ब्लू और रेड रीजन, जो हमारे कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके मेरे को बताया था? Engelmann. Some photosynthesis does take place at other level. It does now happen. Chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. Other thylakoid pigment जैसे कि chlorophyll B, xanthophyll are called accessory pigments. ये लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो मेरे पास क्लोरोफिल ए है वो ऐसा पिगमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं वो एसेसरी पिगमेंट का काम करेंगे। अब एसेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है? मैम ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। मतलब इनका काम होता है, जैसे कि सपोज करो मेरे को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, मेरा मेन सेंटर कौन है? मेन सेंटर है यहाँ पे जैसे कि दीपांशु है, कोई इन्फॉर्मेशन दीपांशु तक जानी है, दीपांशु उसके आगे प्रोसेसिंग करेगा। तो किसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, फिर मैंने वो इन्फॉर्मेशन अभिषेक को दिया, अभिषेक ने इन्फॉर्मेशन प्रणव को दिया, फाइनली फिर वो किसके पास पहुंचने? दीपांशु के पास। तो यहाँ पे मैं, अभिषेक और प्रणव, हम तीनों क्या हो गए? एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होगी स्टेप टू स्टेप, लेकिन लॉस नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, एसेसरी पिगमेंट एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं बस। क्लियर? मैम आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछो। मैम जो अभी आपने ग्राफ दिखाया एब्जॉर्प्शन वाला, वो एक बार दिखा दीजिए, उसमें पूछना है। ये देखो मैम, इसमें जो क्लोरोफिल बी है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मैम मेरी जो मेरे पास पुरानी बायो की बुक है उसमें क्लोरोफिल ए लिखा है मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन। तो कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है या पुरानी वाला? तो ए वाले का मैक्सिमम, मतलब ग्राफ में अगर है तो यहाँ पे यस मैम, सेम ग्राफ यही है और ग्रीन वाले में क्लोरोफिल ए लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए का ही है, लेकिन अगर हम नीचे वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, जैसे कि आप ये वाला देखना, इन दोनों ग्राफ्स को देखो, इन दोनों के दोनों ग्राफ में, बी और सी ग्राफ में ना, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्लोरोफिल ए के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया हुआ और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है कि भाई ये हमारा, अगर हमारा क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इतना फोटोसिंथेसिस का रेट रहेगा और इतना एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा। तो मैक्सिमम हमारा क्लोरोफिल ए ही करता है हमेशा। लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हमारे बी का है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाता है? क्योंकि उसका रीजन ये है, क्लोरोफिल बी की पीक कहाँ पे आ रही है? आप देख रहे हो अराउंड ऐसा आ रही है 460, हम मान के चलते हैं इसको, आ रही है नहीं आ रही है 460? 460। लेकिन क्लोरोफिल ए वो ऐसा पिगमेंट है जिसकी पीक बहुत पहले आ जा रही है, देखो 430 पे। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन सबसे पहले कौन स्टार्ट कर दे रहा है? मेरा क्लोरोफिल ए कर दे रहा है।
इसीलिए हम कंसीडर करते हैं कि क्लोरोफिल ए ही हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन और हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएगा एंड में जाके। एंड में आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे क्लोरोफिल बी का डाउन हो रहा है, लेकिन अकेला हमारे पास क्लोरोफिल ए एक ऐसा है जो हाईएस्ट पीक दिखा रहा है। मतलब 430 से लेके वो अराउंड 700 के पास जाते जाते भी पीक्स दिखाता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट इसका है। क्योंकि क्लोरोफिल बी का तो देखो यहीं पे डाउन हो जा रहा है और यहाँ पे डाउन होते होते यहाँ पीक आ रहा है सिर्फ इसका। जब हम ओवरऑल काउंट करेंगे पूरा का पूरा तो क्लोरोफिल ए का ही आएगा। एंड इससे पहले भी देखो पीक है इसका 400 पे भी, और ये बहुत डाउन से स्टार्ट हो रहा है क्लोरोफिल बी। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वॉल्यूम देख लेना कि ग्राफ के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का ही होगा या नहीं होगा। एरिया देख लेना, सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रहा होगा। दीपांशु समझ आ रहा है? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम अगर हम बात करें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब एब्जॉर्प्शन भी क्लोरोफिल ए ही ज्यादा कर रहा है, मतलब और फोटोसिंथेसिस भी वही। लेकिन पीक सबसे हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे पीक देख लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पीक हमारे क्लोरोफिल बी की आ रही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो सबसे ज्यादा कौन दिखा रहा है, ए दिखा रहा है बस। क्योंकि एरिया देखो ना उसके अंदर वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एंड तक जाते जाते भी पीक दिखा रहा है। यस क्या पॉइंट आपको बता दी कि भाई क्लोरोफिल मेरा मेन पिगमेंट होगा और एसेसरी पिगमेंट कौन होंगे वो आपको याद रखना है। ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए को एनर्जी। दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अभी हर्ष ने क्वेश्चन पूछा मैम फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि भाई मेरा जो क्लोरोफिल ए है ना उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट आएगी ना तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है अपने अंदर से, फिर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेता है, फिर यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्टर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है वो करता नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऐसा होगा कि मेरे क्लोरोफिल ए के बाहर एसेसरी पिगमेंट्स नहीं होंगे तो डायरेक्टली लाइट क्लोरोफिल ए के पास आएगी और ये बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करने लग जाएगा। तो एसेसरी पिगमेंट्स क्या करता है, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि होता है ना लास्टली ग्राफ पढ़ लिए कि भाई पूरा का पूरा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होगा यहाँ पे। यस मैम। देखो बेटा हमारे पास मेरे पास सेंटर में क्लोरोफिल ए है, ठीक है, और बाहर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास एसेसरी पिगमेंट्स है। अगर मेरे सन से आने वाली लाइट डायरेक्टली सिर्फ क्लोरोफिल ए पर आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल ए का हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो का मतलब होता है लाइट, कि भाई अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइट आएगी तो ये ओवर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाने लग जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से लॉस कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दे। तो हमारे एसेसरी पिगमेंट इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि इसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। एक प्रॉपर अमाउंट की लाइट को ही वो एब्जॉर्ब करता है एसेसरी पिगमेंट, और फिर उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए को, जितनी क्लोरोफिल ए को रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। डन? मैम ये भी तो कह सकते हैं फोटो ऑक्सीडेशन इट मींस क्लोरोफिल ए का डैमेज हो जाना। क्लोरोफिल ए डैमेज थोड़े ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। प्रोटेक्ट अगर हम क्लोरोफिल ए के बाहर से एसेसरी पिगमेंट हटा देंगे तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका डैमेज नहीं होगा, ओवर ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो अभी ये जो वाला व्हाट इज लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इसको मैं आप लोगों को अभी कराती हूँ पूरा का पूरा। ये भी पूरा का पूरा इक्वेशन में हम लोग कवर अप कर लेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वाला भी, ये में ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलो अब इसको जरा, अच्छा ये बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक सबके सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पहले? यस मैम। ध्यान से सुनना। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है?
लाइट प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। तो अब लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कोई बताएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन मैं बताऊं? बताओ। Synthesis of Synthesis of ATP from ATP and Ma'am, process of organic formation phosphate. रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में Process होता of formation of ATP from ADP and IP in the presence of sunlight is known as photophosphorylation reaction. कौन से पढ़ रहे हो डेफिनेशन? क्या मैं कहाँ से पढ़ रहे हो डेफिनेशन? मैम ये याद है मेरे को। लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी के बनने के प्रोसेस, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोस्फेट का बनना किससे बनता है? फोस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फोस्फेट, इन दोनों की एडिशन के प्रोसेस को ही बोलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर ये हो रहा होता है, अभी ध्यान से समझना पूरा का पूरा प्रोसेस लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उस स्टार्टिंग पॉइंट से साइकिल चलेगी और वापस से अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ रही है, वो नॉन साइक्लिक होगा या नहीं होगा? सेंटर में मेरे पास क्लोरोफिल है, जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करेंगे बिकॉज आज ये चैप्टर निपटाना है हम लोगों को। मैं चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगी, डीपीपी फिर आप खुद करोगे अगर टाइम नहीं बचेगा तो। ओके मैम। सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आएगी तो हमारे पास ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में? क्वेश्चन आता है बच्चों, फियोफाइटिन, याद नहीं रहता कुछ भी। फिर फियोफाइटिन इन दो इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? प्लास्टोक्विनोन इन दो इलेक्ट्रॉन को फिर किसको दे देगा? साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6 है। फिर पीसी को, पीसी प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? PS1 फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस से जाएंगे ऊपर, इनको कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पे? आयरन सल्फर प्रोटीन आयरन सल्फर FeS, ठीक है। फिर ये FeS इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? FD FD फेरिडॉक्सिन, ठीक है। फेरिडॉक्सिन यहाँ पे क्या करवाएगा? NADPH2 बनवाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो एक एक चीज। क्लोरोफिल ए, ये इसको बोलता है दिस इज माय फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड, और ये है मेरे पास फोटोसिस्टम वन, ठीक है। फोटोसिस्टम सेकंड और वन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? फोटोसिस्टम सेकंड और वन में ये डिफरेंस होता है, सेकंड वाला लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की सिर्फ। PS1 कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो 600 नैनोमीटर की लाइट आई, क्लोरोफिल ए ने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। अब बात आती है भाई ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? ये इलेक्ट्रॉन आए प्लांट्स को आप पानी देते हो नहीं देते हो? यस मैम। जी वाटर से आए, ये वाटर ने क्या Yes, किया? ma'am. वाटर Water ने टूटेगा। फोटोलाइसिस कराया। वाटर का फोटोलाइसिस बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ के, किसकी प्रेजेंस में होता है? मैंगनीज एमिन की प्रेजेंस में होता है। वाटर किसमें स्प्लिट हो जाएगा? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंस में, ठीक है। अब यही दो इलेक्ट्रॉन पूरी साइकिल में मूव करेंगे और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके मेरा NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है। इस प्रोसेस को कराने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज, Yes. जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसकी लोकेशन पे भी क्वेश्चन आता है।
आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन में ये मेरा एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहाँ पे चल रही है? स्ट्रोमा रिएक्शन तो स्ट्रोमा लैमेला रिएक्शन स्ट्रोमा में चलेगी। ग्राना मेम्ब्रेन में चलेगी। ग्रेना में भी नहीं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में चलेगी ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन को ही जेड स्कीम भी बोल देता है। क्यों बोल रहे हैं इसको जेड स्कीम? देखना जरा, जेड बन रही है क्या? मैम ये याद रखना है। देखो क्वेश्चन बताती हूँ कहाँ कहाँ पे आता है। पहला क्वेश्चन आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? इन द केस ऑफ PS2 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। PS1 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS है, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है। जेड स्कीम किसको बोलता है? नॉन साइक्लिक वाले को बोलता है या साइक्लिक वाले को बोलता है? सेकंड क्वेश्चन। नॉन साइक्लिक। कहाँ पे कर्व होता है? साइट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम की लोकेशन क्या होती है? थाइलाकॉइड की। ये मेरे पास देखो, ये मैंने एक थाइलाकॉइड बनाया। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स थी ना, उसका एक स्टॉक है, ये एक कॉइन है। इसकी मेम्ब्रेन में ऐसे ही रिएक्शन चल रही है, ऐसे जेड यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ये आउटर देखो ना, ऊपर की साइड जा रहा है ना, फेरिडॉक्सिन यहाँ पे आएगा। तो आउटर मेम्ब्रेन से इसको क्या मिला यहाँ पे? NADP रिडक्टेज। और ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे चल रहा है। बीच वाला पार्ट क्या लिखवाया था मैंने आपको? ह्यूमन लिखवाया था। तो फोटोलाइसिस में ध्यान से सुनना, फोटोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रॉन तो साइकिल में चले गए, ऊपर ऐसे चले गए। अब ये जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 H पॉजिटिव बच गए, ये H पॉजिटिव सारे सारे कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? आगे ल्यूमन में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये याद रखना है अभी आपको। क्लियर है इतना? फिर जो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन यही ऑक्सीजन होती है जो नॉन साइक्लिक में रिलीज हुई। अब आ जाते हैं हम लोग साइक्लिक पे। मतलब मैम ऑक्सीजन रिलीज होती है वो नॉन साइक्लिक से ही रिलीज। जो ऑक्सीजन निकलती है नॉन साइक्लिक में निकलती है। अब आप साइक्लिक को देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। एक सेकंड एक स्टेप रह गया ना ATP बनने का। कौन से स्टेप पे बनता है ATP? बीच में साइटोक्रोम। ठीक है, चलो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहला क्वेश्चन, साइट क्या है इसकी? स्ट्रोमा मैम अनप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा लैमेला है ना। फिर इसके अंदर देखो, नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे? 2 फोटो सिस्टम। साइक्लिक के अंदर 1 फोटो सिस्टम। बेटा अगर आपके कोई भी डाउट होंगे ना, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ठीक है, एक बार देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये नोट्स मैंने आप लोगों को बहुत बार बनवा रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो होता है मेरा PS1। 2 या 1? 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सन से लाइट आई, 2 इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब, 2 इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट आउट किए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है PS1 के केस में? FeS प्रोटीन। FeS। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं हमेशा? पैराडॉक्सिन। फिर प्लास्टिक CY PC और फिर देखो, सिर्फ एक बार फोटोलाइसिस कराने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक बार फोटोलाइसिस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, वही इलेक्ट्रॉन बार 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 घूमते रहते, बार बार फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे एक ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और एक ATP CY पे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
क्लियर? बस इतनी सी साइकिल है। मैम हाँ जी। एक बार मैम एफडी की दोबारा बताना फुल फॉर्म। फेरिडॉक्सिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? क्या बोलोगे? साइक्लिक तो मैम स्ट्रोमल लेवल में होती है और नॉन साइक्लिक थाइलाकोइड में होती है। और नॉन साइक्लिक के अंदर पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक के अंदर केवल पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर दो जगह एटीपी बनती है, यहाँ पर एक जगह पे एटीपी बनती है। और इसके प्राइमरी क्वेश्चन करो 1 2 3 7 8 9 10। 4 वाला भी दिख जाएगा, 11 वाला भी दिख जाएगा। ये करो क्वेश्चन, जल्दी से करो। यू हैव 3 minutes ओनली, बिकॉज फिर मेरे को क्लास फिनिश करना है 4 बजे, 4 से 5, हाँ 5:30 बजे। बिकॉज यहाँ पे कुछ ना स्टूडेंट्स हैं जिनका फास्ट है, रमजान वगैरह चल रहा है ना, तो उन्होंने बोला था मैम जल्दी फिनिश कर देना, सो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते ज्यादा। 5:30 होता है ना बेटा आप लोगों का टाइम? नो मैम 6 तक होता है। ठीक है, तो हम 5:30 पे फिनिश कर देंगे, चलेगा? Yes, ma'am. चलो फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। अब जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे, सबके सबका आंसर चाहिएगा। एक मैं पोल करा रही हूँ ये चेक करने के लिए कि मेरे पास कितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास में। ओके मैम। ओके मैम। देना आंसर्स क्या बोल रहे हैं? मैम नोटबुक में लिखने हैं ना नंबर डाल के, या पोल में? अभी नोटबुक में लिखो। पोल मैं कौन से क्वेश्चन का करा रही हूँ? पोल में कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग मेरे को पोल में दोगे। करो सबके सब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पोल में। 9 का भी पोल में ही कर दो। अभी पोल ही कराया करेंगे हम लोग। मैम आपको भी शेयर भी करना है नोटबुक? नहीं नहीं, शेयर नहीं करना। ओके। एंड बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 पूछा हुआ है वो थोड़ा बेसिक वाला क्वेश्चन है जो बच्चों को पता होता है। अब मैंने क्यों नहीं ये चीज आप लोगों को बताया, क्योंकि क्वेश्चन का ईयर देखो कितना पुराना है, 1997। 2005 से पुराने क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि 2005 में हमारी एनसीईआरटी अपडेट हुई थी। जैसे अभी आप लोगों ने सुना है ना एनसीईआरटी रेशनलाइज हुई है ना, ऐसे 2005 के आसपास भी एक बार एनसीईआरटी रेशनलाइज हुई थी, इसमें बहुत सारा मटेरियल कट कर दिया गया था चैप्टर्स में से, बहुत ज्यादा। तो ये सब वो पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी 24 वाले बच्चे भी एमटीजी को प्रेफर करेंगे, जब वो नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उनको लगेगा भाई डाइजेशन वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, डाइजेशन पूरा चैप्टर कट करा दिया, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पूरा चैप्टर कट हो रखा है। अभी पता नहीं 24 से अप्लाई होगा 25 से, लेकिन 24-25 से अप्लाई हो जाएगी वो नई एनसीईआरटी। तो अगर ये पुराने ईयर वाले क्वेश्चन नहीं हो पाए तो ये मत समझना कि आपको कुछ नहीं आता है, मैम ने हमें नहीं पढ़ाया। मैम तो जब हम पीवाई की प्रैक्टिस करते हैं हम 2005 से पहले के करे क्वेश्चंस? 2005 से अबव वाले करोगे सब। ओके मैम, थैंक यू। 2005 के भी करना चाहते हो कर लो, बट उससे पुराने मत, अगर हो रहे हैं पुराने भी तो कर लेना, वरना नहीं। मैम 3rd और 4th, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब आपको यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो एनऑक्सीजेनिक है। एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है? जो H2S को यूज करता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो है जो अपने अंदर से ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब H2O का यूज कर रहे होंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 9 बताना है।
Which element is located in the center of porphyrin ring in chlorophyll? Chlorophyll के अंदर कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, Mg। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसमें पढ़ता है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रोडोस्पाइरिलम। यस मैम। एनऑक्सीजनिक, यस। है ना, एनऑक्सीजेनिक हमारे यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम है। एंड ऑक्सीजेनिक कौन सा है? ऑस्किलेटोरी। इसको लिख लो अपने नोट्स में। मैम जो भी 11th में आएगा तो उसको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है ना? हाँ, जो अभी 11th में आएगा उसको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। मार्केट में अवेलेबल भी हो गई है, बहुत चैप्टर कट हो गया है, लेकिन आई डोंट नो नीट उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बट करना करेगा तो है जहाँ तक है। मैम ऑक्सीजनिक क्या बेटा? ऑक्सीजनिक ऑक्सीजेनिक का मतलब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजेनिक फोटो, इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा ऑक्सीजेनिक वाला, मतलब H2O को यूज करेगा। अब आप बोलोगे मैम बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, लेकिन इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है ना, पहले बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफ भी होते थे। मैम 5 और 6 नो कर दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, साइज ऑफ क्लोरोफिल, कौन पूछता है आप साइज ऑफ क्लोरोफिल? 1989 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब याद मत करने बैठ जाना हेड इतना होता है, टेल इतना होता है, नहीं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमें क्लोरोफिल का साइज बताया जाता है, नहीं इस चैप्टर में। तो फिर भी क्वेश्चन 10 मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें जो क्वेश्चन 10 क्लोरोफिल ए प्रेजेंट एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पोर्फायरिन रिंग। अगेन इतना पुराना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्लोरोफिल की पूरी रिंग पढ़ाई जाती थी पहले। 2 रिंग से हमारा बना होता है क्लोरोफिल, फाइटोल रिंग, एक होती है पोर्फायरिन रिंग। पोर्फायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, और वो पायरोल रिंग मिथाइल बॉन्ड से अटैच होती है, या मिथाइल ग्रुप से। तो आंसर इसका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। हाँ मैम 11th बता दीजिए। द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कोर मेटल कौन होता है हमारा? मैग्नीशियम। मैम 6th बता दीजिए। कौन सा? 6 पढ़ो। एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड ड्रॉप, रेड ड्रॉप, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है पूरा। रेड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? जब एक साथ 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को हम यूज करते हैं, यही तो था ना एमर्सन एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है रेड ड्रॉप में? मैम उसमें सिर्फ एक ही होता है, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है। मैम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाता है ड्रास्टिकली। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाता है, उसको रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। एमर्सन एनहेंसमेंट का मतलब होता है जब 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमसे क्या बताते हैं? 2 फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं। डी। हाँ डी। अब देखो हमारी एनसीईआरटी में एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन जो ग्राफ मैंने आप लोगों को 3 दिखाए थे, वो ग्राफ एक्सप्लेन करता है एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट को। यस में 2 फोटो सिस्टम एक साथ ऑपरेट कर रही थी उस ग्राफ के अंदर। वही क्वेश्चन। मैम 1 सेकंड। बेटा इतना टाइम मत लिया करो। हो गया मैम। हो गया ना? मैंने वो 5th बता दी। आगे करो, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 करो, और क्वेश्चन नंबर 16 करना चाहो कर लेना। क्वेश्चन 24 करो,
क्वेश्चन 25 करो। 15, 16, 24, 25। राधिका तुम कौन सा पूछ रही थी? मैम फिर 5th। अब बताती हूँ। पोल में आंसर कर दिया था ना आप लोगों ने 8 का? चेक Yes, कर लो। ma'am. सिर्फ 50 बच्चों ने वोट किया। इसका मतलब बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? टोटल अभी 73 बच्चे हैं। 73 नहीं, ज्यादा है, 75 बच्चे हैं। यस मैम। 25 स्टूडेंट्स आप लोगों को नीट नहीं क्लियर करना है क्या? ड्रॉप लेना है? अगर आप लोगों को ड्रॉप ही लेना है तो बेटा क्लास से भी ड्रॉप ही कर सकते हो फिर आप लोग, अगर आंसर नहीं करना है तो। क्या फायदा फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर? इससे बेटर मजे करो, बोर्ड एग्जाम फिनिश हुआ है, पार्टी करो। मैम क्वेश्चन 17 बता दीजिए। द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले लाइट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराओगे, या एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, या एटीपी फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन? मैम डी ऑप्शन डी ऑप्शन, एक्साइटमेंट। सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को लाइट ही तो एब्जॉर्ब कराओगे, यस मैम। तभी फोटोलाइसिस हो पाएगा। फोटोलाइसिस होगा फिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, बी होगा। Okay, ma'am. 25 हिमांशी पूछ रही है। 25 read the following four statement 1 2 3 4, select the right option having both correct statement. Z scheme of light take place in presence of PS1। क्या Z scheme सिर्फ PS1 में थी? दोनों में थी, PS1 और PS2। Only PS1 is functional in cyclic। साइक्लिक में बोल रहे हैं कि सिर्फ PS1। ट्रू है मेरा ये, हाँ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। क्या साइक्लिक में NADPH2 बन रहा था? No, ma'am. स्ट्रोमल लैमेला, बताते हैं। स्ट्रोमल लैमेला के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही थी मेरी? सिर्फ साइक्लिक वाली हो रही थी, और साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 था, लेक PS2 नहीं है, एज वेल एज NADP भी नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट बताना है। करेक्ट मेरा कौन कौन सा है? 2 है और 4th है। 2 एंड 4th, सी ऑप्शन, सी नहीं, ये ऑप्शन। फोर्थ, ए ऑप्शन। हिमांशी क्लियर है? यस मैम। मैम 18 का डी होगा ना? NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH2 हमारा किस में जनरेट होता है? जब हम फोटो ये हो सिस्टम जाएगा। 1 के थ्रू पास ऑन कराते हैं तभी तो होता है। मैम डी होगा ना? ये हो जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमारा टॉपिक मैम आपने भी करवाए थे। मैंने करा। इलेक्ट्रॉन करना, जरा क्वेश्चंस ट्राई करो एक बार, अगर क्वेश्चन हो रहा है। 21 करो, 22 करो, 21 22 करो, और 28 भी कर लेना, 29 भी कर लेना। कॉल करो। मैम 5 बता दो। बताती हूँ आगे करो अभी क्वेश्चन। मैम रिएक्शन सेंटर का जो काम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो साइटोक्रोम होता है। हाँ, साइटोक्रोम।
चलो देखो, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्विनोन PQ किससे किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा था लाइट रिएक्शन में? फोटोसिस्टम प्राइमरी एक्सेप्टर साइटोक्रोम फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6 को ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। इन अ क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, सबसे ज्यादा प्रोटॉन H पॉजिटिव ह्यूमन थाइलाकॉइड, ये बता दो सारे वहां पे पास हो रहा है। 28 द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 का क्यूनोन। क्यूनोन, क्यूनोन बताया था ना या कुछ और था? क्यूनोन। सिर्फ क्यूनोन बताया था? मैम फियोफाइटिन बताया था। फाइटिंग बताया था? पैराडॉक्सिन मैम पैराडॉक्सिन बताया था। यस मैम। पैराडॉक्सिन यस मैम। वो तो बंद कर वो साइकिल में बताया था ना आपने। थियोफाइटिन को क्विनोन बोलते हैं। PS1 the prime electron acceptor is बेटा आयरन सल्फर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आयरन सल्फर प्रोटीन होना चाहिए। पैराडॉक्सिन आस्था पैराडॉक्सिन कहाँ से हो गया बेटा? मैम 28 का क्या है? मैम 29 का क्या? 28 का तो 29 का A है, 28 का C है। बच्चों बहुत अभी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो सच्ची बता रही नीट में ये क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को 65%। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? 29 का ए क्यों है? 20 बताया था ना PS1 में, अभी दिखाऊं उसको नोट्स में देखना। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA लिखवाया था। PEA पे क्या लिखवाया था? FES नोट किया था। PS2 में क्या लिखवाया था? फियोफाइटिन। यस मैम। तो FES Okay, मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन। FES का मतलब फेरिडॉक्सिन मत समझ लेना। डन? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन 23 वाला पढ़ना बेटा एक बार। 3 स्टेटमेंट तो यहाँ से पढ़ो, फिर ऊपर दिखाती हूँ। Fourth statement, both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of proton across the membrane. In dipod stem, a new carbon originate from the। अब देखो इन्होंने ना पुराने चैप्टर्स को यहाँ पे रिलेट कर डाला है सारे। ए वाला ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये बताओ मेरे को। मैम ट्रू है। ए ट्रू है, 100% श्योर है हम? यस मैम। नाइट्रोजन fixer occur in free living state also in soil. Symbiotic nitrogen fixation। अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है मेरे को? प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं ले सकते, उनको उसको नाइट्रेट, अमोनिया इन सब में कन्वर्ट करना पड़ता है ना? तो इसका मतलब ये तो सही है हमारा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल। सॉइल के अंदर भी क्या फ्री लिविंग स्टेट में पाई जाती है ये? फ्री लिविंग सिम्बायोटिक भी बोल रहे हो, फ्री लिविंग भी बोल रहे हैं, फॉल्स होगा ना?
नहीं है मैम। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखते हैं, जिसका एक एग्जांपल है हमारे पास वो हायर प्लांट्स के साथ रहता है। कौन सी फंजाई होती है जो हायर राइजोबियम भी है ना एक। यस मैम। मॉड्यूल्स बना लेता है, इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये वाला जरा डाइकोट स्टेम, डाइकोट की बात कर रहे हैं। डाइकोट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होते हैं, और यही कैम्बियल रिंग सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यस मैम। न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द क्या पेरिसाइकिल की सेल से ओरिजिनेट होती है वो कैम्बियल रिंग। नो मैम। Stamen and flower of Gloriosa and Petunia are polyandrous. ये ट्रू है हमारा। तो इसका मतलब मेरा ए स्टेटमेंट ट्रू है, बी भी स्टेटमेंट ट्रू है। जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी ना मॉर्फोलॉजी, वहां पे एग्जांपल्स याद करेंगे। और ये पेरिसाइकिल के सेल से नहीं बनती है, किससे बनती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनसे बनती है, या फिर मेडुलरी रेस जो प्रेजेंट होती थी वहां से बनती है। पॉलीएंड्रस क्या होता है? पॉलीएंड्रस कंडीशन। एंड्रस का मतलब क्या होता है, एंड्रोजन से याद रखते हैं, मेल। तो इसका मतलब जिसके अंदर पोली बहुत सारी अमाउंट में स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, और वो सबके सब एक बंच में प्रेजेंट होंगे। सिनेंड्रस, या फिर एक और होता ना सिंता, और एक और कौन सा था हमारा, सिंकार्पस और एपोकार्पस, वो वाली कंडीशन से ट्रू है हमारा। ए भी ट्रू है, बी मेरा फॉल्स है, पेरिसाइकिल के सेल से नहीं ओरिजिनेट होता है मेरा न्यू कैम्बियम, और ये वाला भी मेरा फॉल्स है। तो मेरे को क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। कितने राइट स्टेटमेंट्स हो गए, टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो अभी, 25 वाला, 24 वाला और 25 वाला। हम 25 तो कर 25 कर लिया। 24 भी इजी है, 24 भी हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना मैग्नीज वाला। ये हो गया 30 और 31। करना चाहोगे कर लेना, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं इन क्वेश्चंस का। मैम एक बार लास्ट 26 और 27। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन। साइक्लिक में हमेशा क्या बनता है, सिर्फ एटीपी बनता है। From excited chlorophyll molecule of photosystem 2 was accepted first by, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है, PS2 के इलेक्ट्रॉन। मैम हाँ जी मैम, जो नॉन साइक्लिक में है उसके प्रोडक्ट हमारे एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन होगा ना। हाँ, साइक्लिक के एटीपी, NADPH और AT, ये तीनों के। मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी होगा ना, बिकॉज वहां पे फोटोलाइसिस के थ्रू ऑक्सीजन बन रहा है, वो नेसेंट ऑक्सीजन। और H पॉजिटिव सारे के सारे ल्यूमन में चले जा रहे हैं। यस मैम। क्या यस मैम। तो बच्चे लोग हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए आज, यहाँ पे 31 क्वेश्चंस हो गए, और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस है टोटल, 92। 90। तो इसका मतलब यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रह गए आज हमारे। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से फिनिश कर लोगे या नहीं, ये बताओ। मैम कर ली। कर ली।